नमस्कार दोस्तों। मैं अमृत राज आज आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या जिसे भारत का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है मैं इसे पढ़ा मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। हम देखेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ है उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में लगभग 100 साल पूरे हुए हैं, जिसे हम 1757 से लेकर 1857 के बीच का टाइम पीरियड रखते हैं। 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसका हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश सरकार थी उनकी उनकी नींव हिल गई थी और इसमें लाखों किसान दस्तकार बहादुरी से लड़ते रहे और अपनी वीरता बलिदान का परिचय भी देते रहे। तो 57 के विद्रोह को हम देखेंगे कि अप्रैल महीने में शुरू हुआ था और इसका प्रभाव संपूर्ण भारत में ब्रिटिश के खिलाफ देखा जाता है। लेकिन इसमें उच्च वर्ग हैं, राजे रजवाड़े हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी वर्गों ने हिस्सेदारी निभाई थी। जिन लोगों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को निभाया उसके कारण इसका स्वरूप अखिल भारतीय का हो गया था और ब्रिटिश सत्ता के समक्ष इसने एक वास्तविक चुनौती भी उत्पन्न कर दी थी। हम देखेंगे कि जो वर्गीय भागीदारी का जो शब्द का मैं चयन किया हूँ उसमें देखेंगे कि जैसे देसी राजे रजवाड़े, उच्च कुलीन जमींदार, उच्च कुलीन व्यक्ति, इन लोगों ने कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के हित में खड़े थे। विरोधी वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो विद्रोह का समर्थक नहीं था, सॉरी विद्रोह का समर्थक था। इसमें भारतीय किसान थे, आदिवासी थे, सैनिक थे, इत्यादि थे। 1857 को जो विद्रोह हुआ उसके पीछे बहुत से कारण रहे। उन कारणों में से एक था राजनीतिक कांड। उस राजनीतिक कांडों में से सबसे मेजर कांड था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। देखिए, राजनीतिक कांडों में हम देखेंगे कि भारतीय राज्य इसमें पंजाब, सिंध, संबलपुर, जैतपुर आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इसके मिलाने के बाद इन राज्यों जैसे पंजाब, सिंध, संबलपुर, जैतपुर में जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी या सैनिक काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गया, उनमें असंतोष की भावना फैल गई। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसमें बोला गया था कि जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसके आधार पे जैसे झांसी है, सतारा है, नागपुर है, उसको अपने अधीन कर लिया गया। इसमें यदि किसी भारतीय रियासत का संतान है नहीं या खत्म हो जाता है या इसको बोलते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कोई बायोलॉजिकल अपना उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार में ले लेती थी। और यदि राजा कोई सोचता है कि बच्चे को गोद ले लें या उसको अपना उत्तराधिकारी मान ले तो इस नियम के तहत उसको भी सही नहीं माना जाएगा। दूसरा एक कारण था आर्थिक कारण। हम देखेंगे कि अंग्रेजों का जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, जो क्रमशः वो करके लाते हैं, उनका इस पॉलिसी का लाने का मतलब यही था कि हमें एक नियमित इनकम होता रहे। और इस पॉलिसी को लाने से हम देखेंगे कि जो किसानों की स्थिति थी वो दयनीय हो चुकी थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से क्या हो चुका था, चौपट हो चुका था। हस्तशिल्प उद्योग क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और बड़ी संख्या में एक जमींदार वर्ग उभर के सामने आया था, मुखिया वर्ग सामने आया था। आर्थिक कारणों में अन्य कारण हम ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश व्यापार और उद्योगपतियों के पक्ष में जिस तरह से नीतियां बनाई गई थी तो उसके कारण भी हस्तशिल्प उद्योग पतन हुआ है। और जब हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ तो उसमें जो काम करने वाले भारतीय शामिल थे वो बेरोजगार हो गए। तो फलस्वरूप उन लोगों ने भी इस विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद एक कारण था जिसको बोलते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। लॉर्ड विलियम बेंटिक और डॉल हॉजी ने सामाजिक सुधार के आधार पर देखेंगे कि सती प्रथा को, कन्यावध को, बाल विवाह पे इत्यादि पर रोक लगाया। विधवा पुनर्विवाह आदि को भारतीय समाज के जो लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश के लोग ऐसा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे समाज को या धार्मिक जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसको तोड़ने की कोशिश है। फलस्वरूप उन लोग ने भी अपने धर्म की रक्षा को बचाने हेतु इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें जाके उसका उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। हम यहीं पे देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारणों में कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीयों के लक्षित शब्दों का चयन नहीं करते थे या वो इज्जत नहीं देते थे। जैसे वो भारतीयों को काले या सुअर की संज्ञा देते थे। और उसी समय बीजी तिलक ने ये भी बोला था कि यदि कोई आत्मसम्मान वाली जाति इसे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती तो लोगों में वो भी एक कारण रहा होगा।
उसके अलावा देखेंगे कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम के माध्यम से ईसाई मसीहियों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने का अनुमति दे दिया गया। अब ये लोग यहाँ पे आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए और जबरदस्ती या गुमराह करके धर्मांतरण कराते हैं। मंदिरों पे, मस्जिदों पे इत्यादि की भावनाओं को वो क्या करते हैं, नीचा करके दिखाते हैं और अपने धर्म को या अपने उनकी काजपत्ती को ऊंचा करके दिखाते हैं। तो लोगों में वो भी एक गुस्सा था। उसके बाद हम देखेंगे सैन्य कानून। सैन्य कानून में हम देखेंगे कि जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनको सूबेदार के पद से ऊपर प्रमोशन नहीं दिया जाता था। साथ ही यूरोपीय और भारतीय सैनिकों में जो वेतन था, उस दोनों में क्या था, समानता देखने को मिलती है। तत्कालीन काल में हम देखेंगे कि 1856 ईस्वी में की बात है कि पहले ब्राउन बेस यूज करते थे, लेकिन अब वहाँ पे एनफील्ड राइफल का यूज किया जाने लगा। और ये भावना फैल गई कि जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। फलस्वरूप देखेंगे कि हिंदू और मुसलमानों के अलग में लगा के जानबूझ कर की गई है। और हम देखेंगे कि जाके एक प्रकार से विद्रोह शुरू भी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके राजनीतिक कांड भी है, आर्थिक कांड भी है, सामाजिक कांड भी है, धार्मिक कांड भी है, सैनिक कांड भी और तत्कालीन कांड भी है। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ है उसके स्वरूप को लेके ब्रिटिश अधिकारियों और इतिहासकारों ने इसे अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लॉरेंस हैं, सीले हैं, ट्रेवेलियन हैं, टी आर होम्स हैं, ऑटम और टेलर हैं, ये सभी अंग्रेजी इतिहासकार हैं और ये ब्रिटिश साम्राज्य के पक्षपाती थे। उन्होंने कहीं ना कहीं 1857 के मूवमेंट को बहुत ही सीमित रूप में दिखाया है और बहुत नीचा करके दिखाया। वो अनुशासन जैसे शब्दों का भी चयन किया है, अनुशासनहीनता जैसे शब्दों का। और वहीं देखेंगे जो भारतीय इतिहासकार हैं इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 1857 के विद्रोह को लेकर भारतीय इतिहासकार हों या यूरोपियन हों, इसमें जो विभिन्न मत हैं उन मतभेदों में से एक बहुत बड़ा कारण है निष्पक्ष लेखन का अभाव। क्योंकि 1857 के विद्रोह का जब अध्ययन करते हैं तो लिखित साक्ष्य बहुत कम है, या उचित साक्ष्य भी बोल सकते हैं बहुत कम है। और जब निष्पक्ष लेखन का अभाव है तो स्वाभाविक है कि ब्रिटिश जो रहेंगे वो अपनी तरफ ही बात करेंगे, कहीं कहीं हमारे मूवमेंट को कम करके ही दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉरेंस और सिले जिन्होंने बोला था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह है, लेकिन सच्चाई हकीकत ऐसा नहीं है। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें सैनिक के साथ गैर सैनिक लोग भी इसमें शामिल थे। उसके बाद हम देखते हैं टी आर होम्स, जो 1857 के मूवमेंट को बोलते हैं कि सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई है। लेकिन ये बोलना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि विद्रोह के दौरान देखते हैं कि जितनी क्रूरता ब्रिटिश सरकार ने दिखाया है, तो अब विद्रोहियों ने जिस तरह से विद्रोह किया उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो कहीं न कहीं जो टी आर होम्स के द्वारा इस शब्द का चयन जो प्रतीत किया गया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत ही संकीर्णता को दिखाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑटम और टेलर जो है 1857 के मूवमेंट को बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। लेकिन ये भी कहीं न कहीं अपर्याप्त है, क्योंकि इस मूवमेंट में मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुस्लिम लोग भी शामिल थे। और हम देखेंगे यहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर वीर कुंवर जैसे लोग, अधिकांश हिंदू कुलीन वर्ग ने विद्रोह में चढ़ बढ़कर भाग लिया था। और उसके अलावा हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि कुछ, जैसे आप देखेंगे कि जो भारतीय इतिहासकार थे जिनका नाम था आरसी मजूमदार, वो 1857 के मूवमेंट को बोलते हैं कि यह ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। क्योंकि उनका मानना था कि इस विद्रोह में जो शामिल नेता थे उनके उद्देश्य भी समान नहीं थे, और यह एक प्रकार का आंदोलन किसान तथा जनजातीय आंदोलनों की श्रृंखलाओं की श्रेणी में वो रख देते हैं। हाँ, इतना जरूर था कि ये कहीं ना कहीं आधुनिक दृष्टिकोण उद्देश्यों को थोड़ा बहुत दर्शा सकता है। 1857 के विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह में हम देखेंगे कि अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व हुआ है। इसमें इतना जरूर है कि यह जो विद्रोह था समान विद्रोह से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसके होने के बहुत से कारण भी थे।
और इतना जरूर रहा कि इसमें जन सम्मान की बड़ी भागीदारी रही और एक प्रकार का जन समर्थन स्वतः स्फूर्त भी था कि तमाम संसाधनों का अभाव होने के बावजूद भी ये आंदोलन लगभग 2 वर्षों तक मुकाबला किया है। अब हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत को लेकर हम यहाँ पे देखेंगे, उसके प्रसार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहता हूँ कि 29 मार्च 1857 को जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट था, मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत की और लेफ्टिनेंट बाग और जो मेजर सर्जेंट हुसन थे, हसुन या हुसन जो भी हो, उसको मुर्शिदाबाद के निकट गोली मार दी गई, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो जाती है। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया और इस सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया जाता है। ये सिर्फ इसलिए ऐसा किया था ताकि अन्य टुकड़ियों में असंतोष की भावना फैलने से बचाया जा सके। 1857 का मूवमेंट हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट दिल्ली में, कानपुर में, झांसी में, अवध में, बरेली में इत्यादि में हर जगह देखने को मिलता है और हर जगह ज्यादातर ये सब इलाके से चपेट में आ भी जाते हैं। हम देखेंगे कि जो दिल्ली 1857 के मूवमेंट में देखेंगे कि उनके नेता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खान। विद्रोह का दिन 11 मई 1857 का था, जो मैं इसमें लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं इसे बोल के बता दे रहा हूँ। और इस विद्रोह को दबाने में बड़ी भूमिका रही निकोलसन और हटिया की। हालांकि निकोलसन की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। निकोलसन और हडसन। लखनऊ में जो नेता थे बेगम हजरत महल ब्रिटिश खातिर 4 जून 1857 को हुआ था और कॉलिन कैंपबेल ने इसको दबाने का कोशिश किया था, कुचलने का कोशिश किया, या कुचलने वाले से नायक ही बोल सकते हैं, कोशिश किया, इन्होंने कुचला ही है। कानपुर में हम देखेंगे नाना साहब तात्या टोपे हैं, ये 5 जून को हुआ है, उसको भी कैंपबेल ने कुचला। निरीशपुर में देखते हैं कुंवर सिंह है, अमर सिंह है, ये 12 जून को हुआ है और मेजर विलियम टेलर ने इसको कुचला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जून 1857 बोल सकते हैं, जनरल हुई ने इसे कुचला। फैजाबाद में जो विद्रोही नेता थे मौलवी अहमदुल्ला थे और जनरल रेनॉल्ड ने इसे कुचला। इलाहाबाद में लियाकत अली इनके विद्रोही नेता थे, कर्नल नील ने इसे कुचला। बरेली में खान बहादुर खान थे, बिसेंट आयन ने कुचला। बिहार में बाबू कुंवर सिंह थी, विलियम टेलर ने इसे कुचला। हम देखते हैं कि 1857 का जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग लगभग अधिकांश भाग तक ये आंदोलन का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। इतना जरूर है कि पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में फैला नहीं, लेकिन इन क्षेत्रों में पहले जो भी विद्रोह हुए थे उसे बर्बरतापूर्वक दमन भी किया गया था। ये भी सच्चाई हकीकत है। 1857 का जो मूवमेंट हुआ था, जैसा कि मैं पहले ही बताया था, इसमें जमींदार राजा राजबाओं ने कोई सहयोग नहीं दिया था। इसके विपरीत इन्होंने क्या किया, विद्रोह को कुचलने में अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। जैसे सिंधिया है, होलकर है, निजाम है, जोधपुर के राजा हैं, पटियाला हैं। और यही काम था कि लॉर्ड कैनिंग ने बोला भी था कि ये सभी शासक ने तूफान के आगे बांध का काम किया और वरना ये तूफान हमको क्या करता, एक लहर में बहाकर लेके जाता। हाँ, इतना है कि देखेंगे बम्बई और मद्रास की जो सेनाएं रही हैं वो राजभक्त रही हैं, क्योंकि वहां की जनता को उन विद्रोहियों से क्या था, सहानुभूति था। और हम देखते हैं कि 1857 के सफलता के कारण क्या थे। देखिए, कारण बहुत सारे हैं। एक तो सीमित स्वरूप था विद्रोह का, संगठन नहीं था, सामंतवादी लक्षण थे, अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को हम नहीं पहचान पाते हैं, एक एक निश्चित उद्देश्य नहीं है, एक योजना नहीं है, लीडरशिप का अभाव है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अब इसको थोड़ा सा हम कम समय में थोड़ा डिटेल से देखते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन कम समय में देखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपने जो विद्रोह किया तो आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी, एकाएक आपने इसको शुरुआत किया तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए। इतना जरूर था कि पहले से लोगों में जब असंतोष की जो भावना थी, लोग एकाएक आके इसमें क्या होते चले गए, जुड़ते चले गए। तो कहने का मतलब स्थानीय था, सीमित था और असंगठित था। और देखेंगे कि इस विद्रोह में 1.5% लोग ही शामिल नहीं हुए हैं भारतीय सिपाहियों में से। दूसरा ये था कि इतना जरूर है कि इसमें जो लड़ने वाले बहादुर थे वो सिपाही थे। सिपाही बहुत बहादुर थे, उनके पास कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अनुशासन की भी कमी देखने को मिलती है, तालमेल की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा देखते हैं हम कि हम अंग्रेजों के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब एक हमारे पास एक निश्चित योजना नहीं है, एक लीडरशिप नहीं है,
कि 1857 की क्रांति की शुरुआत तय किया गया था कि 31 मई 1857 को शुरू किया जाएगा। लेकिन शुरुआत कब हो गया? 10 मई 1857 को ही हमने आक्रोश नाट्य शुरू कर दिया। तो समय से पहले आपने क्रांति होने का कारण क्या हुआ कि हमारी पूरी योजना क्या हो गई, अधूरी रह गई। उसके अलावा जो भी है मैंने इसमें इसका जिक्र कर दिया है। अब देखते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुआ उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले देखें कि 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। सेना का पुनर्गठन किया गया। गोरखा से, सिख से, पंजाब से सिपाहियों का चयन किया जाने लगा। मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से हम देखने लगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक परिणाम, सैनिक परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम देखने को मिलता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई कि ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, और हस्तक्षेप करना तो उससे पहले लोगों को समझाने की कोशिश करनी है। 1857 की क्रांति के बाद रिजल्ट तो हो गया। हम देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो हम देखते हैं कि 1857 का जो मूवमेंट हुआ था, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता दी गई। अब लोगों में एक यूनिटी की भावना जगी। अंग्रेजों को यह लगा कि यदि ये लोग सभी एकजुट हो गए तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ सकता है। साथ साथ अंग्रेजों को ये प्रतीत हो गया कि उनके द्वारा जो भी नीति अपनाई गई भारत में, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे प्रशासनिक, चाहे जो भी नीतियां रही राजनीतिक, उसके कारण लोगों में संतोष की भावना फैली है। फलस्वरूप प्रशासन में उसने क्या किया? बदलाव किया। एक नई चेतना भी लोगों में जमा हो, यहीं पे जगह सॉरी। और यही हम देखेंगे कि यही आगे चलकर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या जो कांग्रेस की स्थापना 1885 की प्रेरणा भी बनती है। और इसका इम्पैक्ट भारतीय समाज पे भी देखने को मिलता है कि विद्रोह भले असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय समाज को आजादी के लिए क्या किया? तैयार किया। अंत में मैं इतना बोलूंगा कि 1857 का जो मूवमेंट था, इसको आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं बोल सकते, लेकिन आरंभिक राष्ट्रवाद हम बोल सकते हैं। क्योंकि जिस समय हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 1857 जिस समय हुआ है, उस समय राष्ट्रवाद का, स्वतंत्रता का विधि प्रस्फुटित नहीं हो पाया था। हाँ, इतना था कि जो एक समाजवादी शक्ति है, या जो हमारे ऊपर एक ब्रिटिश शासन आकर राज कर रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में या किसी अन्य माध्यम से भी कर रही है, उसके सामने हमने अपनी उपस्थिति दिखाई। हमने दिखाया कि आपके कारण लोगों में संतोष की भावना जो पैदा हुआ है वो था, और हम आपको हटा भी सकते हैं। अब थोड़ा सा रिवोल्ट को और मूवमेंट को हम डिफरेंस कर लेते हैं। देखिए, विद्रोह का सीधा सा मतलब होता है कि एकाएक एक घटना हो जाए, अचानक हो जाए, हथियार का हम यूज करें, किसी शासक को या सत्ता को हटाना चाहते हैं, उसमें गुस्सा हो, हिंसा हो, युद्ध हो। हम देखेंगे 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ, उसमें सैनिक और प्रजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार को उठाया। किसानों ने अचानक किसान विद्रोह देखते हैं कि जब किसान अचानक लगान या जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ लड़ पड़ते थे। मतलब मुख्य बातें हैं कि ये सडनली हो, अचानक हो, पहले से प्लानिंग नहीं किया गया हो। हाँ, इतना जरूर है कि ये तत्कालीन कारण हो सकते हैं, और जो लोगों में समाज का अर्ग वर्ग है जो गुस्सा था, वो आके से फिर एकाएक जुड़ते चले जाते हैं। मतलब शासक को हटाना हो, चाहे जबरदस्ती हटाए, इसको हटाने के लिए हमको हथियार उठाना पड़े, चाहे जो भी उठाना पड़े, या युद्ध जैसे हालात ही क्यों ना बन जाए। एक होता है मूवमेंट। सवाल है कि आंदोलन का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब हम कोई बदलाव चाहते हैं, या हमारी कोई मांग है, या हमारी कोई समस्या है, तो उसे संवैधानिक तरीका से, शांतिपूर्ण तरीका से सरकार के सामने, व्यवस्था के सामने लिख कर, बोल कर, मौन धारण करके, रैली, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी करके हम प्रदर्शन करते हैं कि हमारी बातों पे अमल किया जाए। हम उसमें हथियार हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का सहयोग आंदोलन,
किसान आंदोलन देख सकते हैं, किसान आंदोलन सर को बैठ के कानून वापसी की भी मांग की थी। मुख्य बातें हैं कि ये पहले से बनाकर योजना किया जाता है, शांतिपूर्ण होता है, कानून या नीति में बदलाव करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसी के साथ मैं अपना 1857 का विद्रोह जो आपके मैं नहीं हम लोगों ने जो 1857 के विद्रोह पे जो पूरी बातों को रखा, कोशिश हमने की कि इसको कम समय में इसको रखा जाए। भविष्य में जरूरत पड़ी तो इसको मैं और भी पूर्ण रूप से डिटेल्स में लाऊंगा। इसी के साथ अब मैं इसको जाने की अनुमति चाहता हूँ और अंत में बोलता हूँ कि यदि आपका कोई फीडबैक हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9419035489। मैं फिर से बोलता हूँ 9419035489, और आप अपना मुझे फीडबैक भेज सकते हैं। या आपको लगे कुछ कंटेंट में इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इसको आप तो मैं इसे सुधार करूंगा, मुझे बताइए। इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई मकसद किसी को नीचा दिखाना ऐसा करना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चाहता था कि 1857 का जो विद्रोह है इसे कम शब्दों में इसको आपके सामने मैं रखूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपसे जाने की अनुमति चाहता हूं।